आज की इस विस्तारित चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास मार्च 2026 के सामरिक और विकासात्मक समसामयिक मामलों पर मतलब एक बहुत ही ठोस स्टैक है सोर्सेस का। हाँ, बिल्कुल। और ये सोर्सेस काफ़ी अलग-अलग क्षेत्रों से हैं। सही कहा। तो हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। अगले 10 से 15 मिनट में हम इन घटनाओं के केंद्र तक जाएंगे जो सच में भारत की दिशा तय कर रही हैं, चाहे वो बुनियादी ढांचा हो, रक्षा तकनीक हो या सामाजिक कल्याण। बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं। एकदम सही। और इस चर्चा में हमारा ध्यान सिर्फ इन खबरों को पढ़ने पर नहीं होगा। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, वो पहली नज़र में अलग लग सकते हैं, जैसे रक्षा और पंचायती राज पर। पर असल में वो एक ही बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। इन अलग-अलग घटनाओं के डॉट्स को जोड़ना और उनका व्यापक असर समझना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं बुनियादी ढांचे और राजकोषीय रणनीतियों से। 11 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा केरला और तमिलनाडु में लगभग 16,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये एक बहुत बड़ा निवेश है। हाँ, और इतनी बड़ी पूंजी का निवेश कोई छोटी बात नहीं है। दक्षिण भारत की तटीय अर्थव्यवस्था और वहाँ के टेक कॉरिडोर को देखते हुए मैं सोच रही थी कि ये सीधे तौर पर लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने का प्रयास है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो ये उस लगातार पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की रणनीति का हिस्सा है। ये पिछले कुछ बजटों से प्राथमिकता पर है। यानी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रही है। सही कहा। और ये 16,450 करोड़ रुपए वहां लग रहे हैं जहां पहले से ही उद्योगों की क्षमता काफी अच्छी है। जब आप ऐसे विकसित क्लस्टर्स में लॉजिस्टिक्स को बेहतर करते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से मिलता है। समझ गई। मतलब जहाँ पहले से इंजन चल रहा है वहाँ थोड़ा और फ्यूल डालना। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। ये खर्च तब हो रहा है जब राज्य अपनी वित्तीय सेहत को लेकर, मतलब अपने फाइनेंसेस को लेकर पहले से ज्यादा जवाबदेह बन रही हैं। और ये जवाबदेही हमारे सोर्सेज के अगले पॉइंट से बिल्कुल सीधे जुड़ती है। 11 मार्च को ही नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 यानी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का अपना दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है। हाँ, ये इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। ईयर ऑन ईयर डेटा मौजूद है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन सा राज्य कितना कमा रहा है। नहीं, ये इस बात का कड़ा पैमाना है कि राजकोषीय घाटा और डेट टू जीडीपी रेशो कैसे मैनेज हो रहा है। इसको हम राज्यों के एक एनुअल मेडिकल चेकअप की तरह देख सकते हैं। एनुअल मेडिकल चेकअप, ये काफी अच्छा तरीका है इसको समझाने का। हाँ, क्योंकि देखिए, अक्सर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के चक्कर में राज्य अपने बजट का बड़ा हिस्सा अनुत्पादक कामों में खर्च कर देते हैं। नीति आयोग का ये इंडेक्स उन पर एक तरह का दबाव बनाता है कि वो अनुशासन बनाए रखें। तो जिन राज्यों की रैंकिंग अच्छी होगी उन्हें निवेश लाने में आसानी होगी। बिल्कुल, ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाती है जहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट विकास का मुख्य आधार बन जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम राज्यों के विकास और उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर की दिशा की बात कर रहे हैं तो मेरे सामने उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट गंगा का उदाहरण आता है। प्रोजेक्ट गंगा का विस्तार सच में बड़ा कदम है। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि यूपी सरकार ने इसका विस्तार करते हुए 20 लाख ग्रामीण घरों तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये सिर्फ ब्रॉडबैंड केबल बिछाने की बात नहीं है। नहीं, ये सीधे तौर पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई को उन लोगों तक पहुंचाना है जो अब तक शहरों पर निर्भर थे। सही कहा। और ये उनकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह रीसेट कर सकता है। जब 20 लाख नए घर, मतलब तकरीबन 1 करोड़ लोग जब ये हाई स्पीड इंटरनेट ग्रिड पर आते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल कॉमर्स सब कुछ तेजी से बढ़ता है। यानी ये उस डिजिटल डिवाइड को खत्म करने पर सीधा वार है जो टियर 3 शहरों और गांवों को पीछे रखता है। एकदम, ये एक आक्रामक और जरूरी कदम है। ये एक बहुत ही बढ़िया ढांचागत बदलाव है। और जब हम अंतिम पंक्ति तक डिलीवरी की बात करते हैं तो मुझे हमारे सोर्सेस के उस हिस्से की तरफ मुड़ना होगा जो महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाँ, आयुष्मान भारत वाली खबर। बिल्कुल, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना के तहत अब सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कवर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। हाँ, क्योंकि अब तक इन्हें एक वॉलंटरी फोर्स के रूप में देखा जाता था, पर अब इन्हें राज्य की स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये नीतिगत निर्णय जमीनी स्तर पर सिस्टम की रीढ़ को सुरक्षित कर रहा है।
अगर हम अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। यानी जो लोग अपनी जेब से इलाज का खर्च देते हैं। सही कहा। ये खर्च किसी भी निम्न मध्यम वर्ग के परिवार को वापस गरीबी में धकेलने का सबसे बड़ा कारण होता है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स तो खुद कुपोषण और स्वास्थ्य योजनाओं को जमीन पर उतारती हैं। बिल्कुल। तो उन्हें इस आर्थिक झटके से बचाना सिर्फ कल्याण नहीं है, ये स्टेट डिलीवरी मैकेनिज्म की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने का एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। और सच कहूं तो ये सशक्तिकरण सिर्फ जमीनी कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। अगर हम नोट्स को ध्यान से देखें तो महिलाओं के प्रशासनिक और न्यायिक प्रतिनिधित्व का एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है। हाँ, 10 मार्च का दिन इसमें काफी अहम था। सही कहा। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। न्यायपालिका के उच्च स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति सिर्फ सांकेतिक नहीं होती, ये पूरे न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे नेतृत्व के अलग-अलग स्तर पर ये बदलाव एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक। हाँ, देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में महिला जजेस हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण प्रशासन की कमान उनके हाथ में आ रही है। हमारे सोर्सेज में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 12 मार्च को शुरू हुए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का जिक्र है। ये अभियान चुनाव जीत कर आई महिला प्रतिनिधियों के लिए है। भारत में अक्सर देखा गया है कि महिला आरक्षण के बावजूद सरपंच पति जैसी व्यवस्थाएं प्रशासन पर हावी रहती हैं। बिल्कुल, और यही इस कैंपेन का मुख्य लक्ष्य है। जब इन चुनी हुई महिलाओं को बजट मैनेजमेंट, प्रशासनिक अधिकारों और पॉलिसी बनाने की ट्रेनिंग मिलती है तो वो सच में फैसले लेने वाली डिसीजन मेकर्स बनती हैं। एकदम सही तस्वीर पेश की आपने। अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर देखें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की हेल्थ सिक्योरिटी, पंचायत नेत्री से ट्रेनिंग और महिला न्यायाधीश दिवस, तो पता चलता है कि नीतियां अब महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं मान रही हैं, बल्कि उन्हें शासन चलाने वाली सक्रिय कड़ी के रूप में देख रही हैं। हाँ, बिल्कुल यही। चलिए, समाज और प्रशासन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब डिप्लोमैटिक, डिफेंस और टेक के एक बहुत ही रोचक संयोजन की बात करते हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर P-8I विमान से एक स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, जिसे ADC-150 नाम दिया गया है, उसका सफल परीक्षण किया है। ये ADC-150 वाला डेवलपमेंट काफी टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है। हाँ, इसका मतलब है कि ये कंटेनर 150 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। एक उन्नत P-8I विमान से ऐसी स्वदेशी तकनीक को ड्रॉप करना कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में हमारी मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा हिस्सा है। P-8I विमान अपनी लॉन्ग रेंज पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाना जाता है। तो जब ये विमान समुद्र में हजारों नॉटिकल माइल दूर घूम रहा हो, हाँ, और अगर किसी युद्धपोत को अचानक 150 किलो के रडार पार्ट्स या लाइफ सेविंग मेडिसिन की जरूरत पड़ जाए तो वहां ये ADC-150 सीधे हवा से ड्रॉप किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है। हमें ऐसी क्रिटिकल सप्लाईज के लिए विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और सोच कर देखिए, इतनी तेजी से उड़ते विमान से बिना किसी नुकसान के पेलोड को एकदम सही जगह पर ड्रॉप करना, ये एरोडायनामिक्स के हिसाब से बहुत जटिल काम है। सही कहा। डीआरडीओ की सफलता से टर्न अराउंड टाइम काफी कम हो जाता है, जो किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में जीत और हार के बीच का अंतर तय कर सकता है। ये वही आत्मनिर्भरता है जो भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। और इसी आत्मनिर्भरता को अगर हम टेक और ट्रेड से जोड़ें तो 12 मार्च की 2 और बड़ी घटनाएं हैं। बिल्कुल, ये सच में दिलचस्प है कि ये दोनों एक ही दिन हो रही हैं। हैदराबाद में ग्लोबल AI लीडरशिप समिट की शुरुआत हुई और नई दिल्ली के यशोभूमि एक्सपो सेंटर में भारत ग्लोबल एक्सपो 2026 का उद्घाटन हुआ। ये दोनों इवेंट्स भारत की उस डुअल ट्रैक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का उदाहरण है, जिसे हम दो तरफा रणनीति कह सकते हैं। जैसे हैदराबाद में हम AI के भविष्य, उसके नियम और नेतृत्व पर दुनिया भर के टेक जायंट्स के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वहां हम सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाले नहीं बल्कि नियम बनाने वाले यानी रूल मेकर्स के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। और ठीक उसी वक्त दिल्ली के ग्लोबल एक्सपो में हम फैशन, लाइफस्टाइल और कंज्यूमर गुड्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। यही बैलेंस समझना जरूरी है। कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ AI जैसी अमूर्त टेक के सहारे नहीं चल सकती। उसे भौतिक वस्तुओं का उत्पादन भी चाहिए जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता हो। एकदम।
ये एक्सपो दुनिया को बता रहा है कि हमारे पास हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग का स्केल भी है। एक ही वक्त में हम एआई के एल्गोरिदम्स भी लिख रहे हैं और दुनिया के लिए फिजिकल गुड्स भी बना रहे हैं। ये तो एक ग्लोबल पावर के उदय का क्लासिक मॉडल लगता है। और इस छवि में सिर्फ आर्थिक और सामरिक ताकत नहीं है, बल्कि सॉफ्ट पावर और स्पोर्ट्स भी जुड़ गए हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी सच में आगे बढ़ रही है। चलिए इसी पर बात करते हैं। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 की मेजबानी शुरू हो चुकी है और इसके साथ एक और खबर है। दिल्ली को एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी मिली है और वो भी पूरे 22 साल बाद। ये 22 साल का जो अंतराल है वो बहुत कुछ इशारा करता है। कैसे? देखिए, जब कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन 2 दशकों के बाद किसी देश को मेजबानी देती है, तो वो सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नहीं होता। ये उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आए बदलाव को मनाना है। मतलब नए स्पोर्ट्स विलेज, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और सुरक्षा। बिल्कुल। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का आयोजन इस बात का सबूत है कि हमारे स्टेडियम्स अब ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह मीट कर रहे हैं। ये कोई छोटा प्रशासनिक काम नहीं है। सही कहा आपने। और जब हम ऐसे बड़े इवेंट्स की लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एक आखिरी अपडेट और है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने CPWD के साथ मिलकर नवी मुंबई के खारघर में एक नए हज हाउस के निर्माण का समझौता किया है। ये दिखाता है कि स्टेट एजेंसीज कैसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। हाँ, क्योंकि हज यात्रा के दौरान लोगों को वीजा, ट्रेनिंग और रुकने की व्यवस्था देना एक बड़ी चुनौती होती है। सबका असल में क्या मतलब है? आज के इन सोर्सेस से क्या तस्वीर उभरती है? अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में कहूं, तो हम एक कोऑर्डिनेटेड स्टेट एक्शन यानी समन्वित राज्य कार्यवाही देख रहे हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई। बिल्कुल। चाहे वो 16,000 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हों या नीति आयोग का स्टेट्स पर वित्तीय अनुशासन का दबाव, पंचायत से लेकर आंगनवाड़ी तक महिलाओं को मजबूत करना सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है। और DRDO का ADC 150 परीक्षण या AI समिट? हाँ, वो सब हमारी सामरिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करते हैं। ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अलग अलग इंजन हैं जो एक साथ फुल स्पीड में चल रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही साफ और संतुलित निष्कर्ष है। इस विस्तारित चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सोच रही थी कि हमारे सुनने वालों के लिए एक नया विचार छोड़कर जाऊं जो इन्हीं मुद्दों से उभरता है। हाँ जरूर, ऐसा क्या है? हमने हैदराबाद की AI समिट की बात की जहां भविष्य के टेक पर चर्चा हुई। हाँ, और दूसरी तरफ यूपी के प्रोजेक्ट गंगा में 20 लाख नए गांवों के घरों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की बात की। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि जब इन AI मॉडल्स का और प्रिडिक्टिव टूल्स का डेटा प्रोजेक्ट गंगा के ऑप्टिकल फाइबर से सीधे उन ग्रामीण घरों तक पहुंचेगा तो क्या होगा? ये तो गेम चेंजर हो सकता है। वही ना। क्या खेती की सप्लाई चेन या गांव के छोटे उद्योगों को अब ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज वाले लंबे दौर से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या ये डिजिटल गांव बिना बड़े कारखानों के सीधे डेटा और AI इकोनॉमी का केंद्र बन सकते हैं? ये सच में हमारे अब तक के आर्थिक मॉडल को पूरी तरह पलट कर रख देगा। हमारे सुनने वालों को इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। फिजिकल कनेक्टिविटी और AI का ये संयम ही शायद इस दशक की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी होगी। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मार्च 2026 के सामरिक और विकासात्मक समसामयिक मामलों की हमारी ये विस्तारित चर्चा यहीं समाप्त होती है। इन जटिल विषयों को इतने विस्तार से समझने और जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई सोर्सेज और एक नई डीप डाइव के साथ।